प्रिय पत्रकार साथियों, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभागार में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों की व्यस्तता बहुत है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, सदन भी चल रहा है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सौभाग्य है कि देश का गौरव कहे जाने वाले, देश के सामाजिक सुधारों के प्रणेता कहे जाने वाले एक ऐसे नेता हम लोगों के बीच है जिन्होंने न सिर्फ सार्वजनिक जीवन की राजनीति में अपितु अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में भी देश में सबसे अग्रणी भूमिका ली। 5 बार लोकसभा के सांसद रहे, जल संसाधन मंत्री रहते हुए उन्होंने ऐसे मानदंडों को स्थापित किया जो देश के लिए मील का पत्थर साबित हुए। दिल्ली और शीला जी से विशेष लगाव हरीश रावत साहब का रहा है, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। आज आपके बीच जो पर्यावरण के संदर्भित विषय पर हमारा घोषणा पत्र था, आज तीसरी कड़ी में हम उस पर हमारे घोषणा पत्र के सामाजिक सरोकारों पर भी बात करेंगे और जो सीमा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले पूर्व सैनिकों के संदर्भित विषय पर भी बात करेंगे। साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ ज्योति कुमार सिंह जी हैं जो प्रवक्ता हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, रश्मि सिंह मिगलानी जी हैं जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से समन्वयक के रूप में हमारे साथ हैं, अरुण अग्रवाल साहब राजस्थान से हैं और हमारे साथ तेलंगाना से आई अस्मा जी भी हैं। मैं हरीश रावत साहब से आग्रह करता हूं कि आज की पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। अभय जी, वो पत्रकार मित्रों, आप सब इस तथ्य से वाकिफ हैं कि मैं उत्तराखंड से आता हूं, ग्रीन उत्तराखंड। और आज जब दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि मांग रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो ऐसे मौके पर मेरी उत्सुकता थी कि दिल्ली कांग्रेस इन मुद्दों पर और एक दो और ऐसे मुद्दे जो मुझे दिल से प्यारे हैं, उन मुद्दों पर क्या कह रही है। और मैं अभय जी और ज्योति सिंह जी, अरुण जी, आप सब लोगों के माध्यम से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में एयर पॉल्यूशन पर, जल पॉल्यूशन पर और उसके प्रबंधन पर बहुत कुछ कहा है। दिल्ली के और यमुना दोनों के 2 अपराधी, एक अपराधी केंद्र सरकार है और दूसरी अपराधी केजरीवाल सरकार है, क्योंकि आतिशी जी तो उनकी थोड़ी देर की शोशेबाजी है, बाकी कुछ है ही नहीं। वो अपने मुंह से कह चुके हैं कि ये तो काम चलाओ अरेंजमेंट, जो अपने आप में नारी का बहुत बड़ा अपमान है, उनकी समता का अपमान है। खैर, पिछले दिनों FRI ने, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून में है, उसमें एक रिपोर्ट छपी जिसमें ये था कि भाजपा शासित राज्यों के साथ
दिल्ली का भी नाम था, जहां पिछले एक दशक में ग्रीन टॉप, ग्रीन कवर घटा है। और दिल्ली में ये रिडक्शन लगभग 3.5% या सो ऑन ये उन्होंने दर्शाया, जो जिसको पढ़ने के बाद मुझे स्वभावतः चिंता हुई कि दिल्ली की स्थिति और खराब होगी। यहाँ इस समय यमुना जी के में जो प्रदूषण है उसको लेकर के बड़ी तू मैं हो रही है। लगभग 8,500 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद आज दिल्ली को इस लायक भी पानी नहीं मिल रहा है जो पानी नहाने काबिल हो। और मैं समझता हूं यदि दोनों सरकारों के मुखिया लोगों से कहा जाए कि इस पानी को जरा सा छू लो और उसके बाद अपने हाथ को मत धोना, तो दोनों जो है उसको छूना गंवारा नहीं करेंगे। ये स्थिति आज बड़े मुझे जब इस विषय में, जैसा अभी अभय जी ने कहा कि मैं जल संसाधन मंत्री रहा, उस समय 2 घटनाक्रम मेरे दिमाग में आते हैं अभय जी। एक थोड़ा सीला जी में और हुड्डा जी में मुनक नहर को, उसके पेमेंट को लेकर के, और हाथीकुंड से पानी के डिस्चार्ज को लेकर के कुछ तनातनी थी, कुछ बातचीत थी। और जिस समय हम उनसे ये बातचीत कर रहे थे, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो जल संसाधन मंत्रालय के जुरिडिक्शन में आता था, जब राज्यों के बीच में कोई विवाद हो तो उसको रिजॉल्व करना, तो उनसे हम बातचीत कर रहे थे। तो उसी समय कुछ संतों के नेतृत्व में यमुना बचाओ अभियान के हजारों लोग वृंदावन से दिल्ली की तरफ पैदल प्रस्थान किए और वो दिल्ली पहुंचने वाले। माननीय प्रधानमंत्री जी की आज्ञा से और अपने सहयोगी रमेश जी, जो उस समय पर्यावरण मंत्री थे, वन एवं पर्यावरण मंत्री, उनसे बातचीत करके ये जिम्मेदारी जल संसाधन मंत्री के रूप में मुझे दी गई कि मैं दोनों इश्यूज को रिजॉल्व, एक इशू तो स्वभाव तो मेरे मैंडेट पर था ही, उसको तो रिजॉल्व करना ही था। दूसरे के विषय में जो है, जो यमुना के पानी की स्वच्छता आदि को लेकर के था, उसमें थोड़ा सा जॉइंट जुरिडिक्शन था। तो हमने तय ये किया कि जल संसाधन मंत्रालय ही इसको करेगा और तय करेगा, जो बातचीत करेगा प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी ने मैंडेट दिया। तो उस समय हमने उनसे, जो यमुना बचाओ अभियान के लोग थे, उनके प्रतिनिधिमंडल को बुलाया। मैं खुद भी गया उनको वेलकम करने के लिए और उनको मंत्रालय में बुलाया, और उनसे बातचीत के बाद, जिसमें दिल्ली के प्रतिनिधि भी थे, हरियाणा के प्रतिनिधि भी थे, हमने राजस्थान और यूपी के प्रतिनिधियों को भी बुला लिया था, अधिकारियों को। ये तय हुआ कि दिल्ली के अंदर यमुना के दोनों किनारों से जो उसका फ्लड जोन है, उसके पैरेलल ऐसी मास्टर ड्रेन निकाली जाए दोनों तरफ से, जो ये 22 किलोमीटर शायद यमुना दिल्ली में बहती है, इस 22 किलोमीटर एरिया से आगे बढ़ करके उसको वृंदावन के पास में यमुना में पानी डाला जाए। और ये जितने नाले हैं बड़े बड़े, जिसमें वजीराबाद में गिरने वाला भी नजफगढ़ का नाला है, और दूसरे नाले हैं, इधर शाहदरा का नाला है, बहुत सारे जो नाले हैं, करीब उस समय ये संख्या
ऐसे नालों की 27 के करीब गिनी गई थी, यदि मुझे ठीक से याद आ रहा है तो, जो है उन सब को वो उन सब का पानी जो है उस मास्टर ड्रेन में जाएगा और उसको वो जो है वृंदावन के पास में उसमें थोड़ा हिस्सा राजस्थान की भूमि भी आती थी जहाँ यमुना कर्व लेती है, तो उनको वहाँ से निकाल करके वृंदावन में उस पानी को मेन धारा में यमुना में मिलाया जाएगा, ताकि मिट्टी के संपर्क में भी और रास्ते में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उसमें लगाए जाएं उस मास्टर ड्रेन में जो है उसके जरिए जो है पानी को स्वच्छ किया जाए, ताकि वृंदावन में और मथुरा में आगे पूजा के लायक पानी मिल सके और जो खराब स्थिति है वो दूर की जा सके। और उसके उसमें जो खर्चे का वो था उसको केंद्र सरकार, हरियाणा और दिल्ली की सरकार आपस में शेयर करेंगे और उत्तर प्रदेश और राजस्थान अपनी ज़मीन को देंगे जिसमें वो नाले निकाले जाए। और मुझे खुशी है कि हमने नजफगढ़ से वो स्टार्ट भी किया था, जिसको पिछले 13 साल में 2013 में कांग्रेस हारी थी, तब से वो काम आगे नहीं बढ़ा है। ये एक बहुत बड़ा आपराधिक नेग्लिजेंस थी जिसके कारण आज यमुना की स्थिति इतनी विस्फोटक बनी है। दूसरा निर्णय हरियाणा और दिल्ली के बीच में शेयरिंग करने का था कि हम यमुना के पानी की कैपेसिटी बढ़ाएं लीन पीरियड में, जिस समय यमुना में पानी कम होता है और बाढ़ के समय बरसात में ज़्यादा पानी होता है, तो ये तय किया गया कि टेम्स नदी में जिस तरीके से किया गया है उसी के तरीके से जो है बरसात के दिनों का पानी निकाल करके हरियाणा की सीमा के अंदर जो बड़े जलाशय बनाए जाएं, उन जलाशयों में डाला जाए और जब लीन पीरियड हो तो उस समय उस पानी को वापस प्लावैक जो है वापस किया जाए यमुना नदी में, जिससे डिस्चार्ज बच सके हथनीकुंड से जो दिल्ली को मिलता है, उस पानी का डिस्चार्ज जो है गर्मियों में भी बढ़ाया जा सके। लेकिन उस समय शीला दीक्षित जी थी मुख्यमंत्री, ही वॉज आउटराइट जेंटल पर्सन, बहुत ही उदार और बहुत डैसिंग थी। हरियाणा में हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे और उन्होंने इस आइडिया को लपका और कहा कि हम इस पर काम करेंगे, इस पर काम करेंगे। लेकिन इन दोनों दिशाओं में केजरीवाल जी की सरकार ने कोई काम नहीं किया और आज मेरा आरोप है उन पर कि उनकी गलती से, उनकी नेग्लिजेंस के कारण दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूटेड वाटर की स्थिति है वो इस समय करीब जो है उसमें अमोनिया का लेवल एक बार 7 ppm तक पहुंचा है। तो ये अपने आप में जो है बड़ी चिंता का विषय है। और इस समय लगभग 19% जो सीवेज है वो अनट्रीटेड तरीके से यमुना जी में जा रहा है। और इतना ही नहीं है, जो परमिशेबल स्टैंडर्ड है रिवर पॉल्यूटेंट का वो आज 30 टाइम्स हायर है परमिशेबल लिमिट से ऊपर है। इतना ये स्थिति आज है जो है। और जो यमुना का टोटल पॉल्यूशन है उसका लगभग 80% जो है ये जो 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है इसमें दिल्ली सरकार की नेग्लिजेंस की वजह से और उनकी अनदेखी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये बड़ा है जो है। इसमें ये करीब इस समय ये स्थिति तो है जो
नालों की और जो सीवेज की स्थिति है, जो हमारा वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, उसका करीब 3000 टन, बल्कि शायद 3800 टन के करीब, 3800 टन के करीब है, जिसको जो है, जिसका कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं रहा। वो जितने यहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये जो 3, उन पहाड़ों में जा रहा है, वहाँ पर ये सब कूड़ा इकट्ठा हो रहा है अनट्रीटेड। उनमें आग लगने से भी और पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और इस विषय में हमारी नहीं, बल्कि जो दिल्ली सरकार की अपनी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट भी इस बात को कहती है कि एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने इस बात को माना है, जैसे इसको पढ़ने को इस बात को माना है कि 11,342 टन पर डे जो है सॉलिड वेस्ट निकलता है, जिसमें से 7,542 टन पर डे सॉलिड वेस्ट प्रोसेस किया जाता है और 3800 जो है टन पर डे जो सॉलिड वेस्ट है वो लैंडफिल साइट जो भलसुआ और गाजीपुर और ओखला है वहाँ डंप किया जा रहा है। अर्थात 33.5% टोटल वेस्ट जो निकल रहा है वो अनट्रीटेड जा रहा है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। और इसीलिए जो है कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया है और जिस पर शायद अभी फाइनल हियरिंग होनी बाकी है। तो ये स्थिति दोनों तरीके से, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट के मामले में भी और नालों से जो सीवेज जा रहा है यमुना जी में, इन दोनों मामलों में दिल्ली सरकार का रवैया बहुत ही आपराधिक तरीके से नेग्लिजेंट रहा है, जिसकी कांग्रेस निंदा करती है। और हमने दिल्ली के लोगों से ये वादा किया है, हमने कहा है कि हम इन दोनों दिशाओं में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, क्योंकि स्वच्छ पानी और स्वच्छ जल दोनों दिल्ली का अधिकार है। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जिसने दिल्ली के पानी की आपूर्ति के लिए टिहरी डैम से लेकर के गंगा का पानी लाने का भी काम किया। आज फिर दिल्ली को एक भगीरथ की जरूरत है, एक भगीरथ प्रयास की जरूरत है जो यमुना के पानी को पीने के लायक बना सके, ताकि वो पानी दिल्ली की जो आवश्यकता का लगभग 70% की आपूर्ति करता है, वो पानी पीने लायक हो सके, वो पानी बेहतर हो सके। और उस दिशा में हमने ये कहा है कि जो ये नाले हैं उनको हम यमुना जी में नहीं गिरने देंगे और उससे हम जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, उनकी संख्या को ड्रास्टिकली बढ़ाएंगे। और यही नहीं, जो छोटी छोटी हमारे जो मोहल्ले इत्यादि हैं उनमें जो नालियां हैं उनमें भी जो है मिनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, उनको वहाँ भी लगाएंगे। और उसके अलावा जो है, जो शीला दीक्षित जी का कंसेप्ट था मास्टर ड्रेन बना करके इस पानी को ड्रेन आउट करने का, सारे सीवर को ड्रेन आउट करने का, ताकि जो है यमुना जी में, दिल्ली में न्यूनतम मात्रा में जो है गंदा पानी जाए और वो पानी जमीन के संपर्क में आ करके वृंदावन में स्वच्छ पानी के रूप में गंगा जी में डाला जा सके, ताकि आगे भी यमुना जी में डाला जा सके, ताकि आगे भी यमुना जी स्वच्छ हो सके। ये इस आइडिया पर हमारी सरकार जो है, दिल्ली गवर्नमेंट काम करेगी जो है। उसके लिए हमने कहा है कि नजफगढ़
सप्लीमेंट्री और सादरा नालों के लिए इंटरसेप्टर सीवर परियोजना, जिसका भी अभी मैंने जिक्र किया है, हम उस योजना पर काम करेंगे। और हम जहाँ नाले हैं उनको ढकेंगे ताकि स्थानीय तौर पर भी जो कूड़ा करकट उसमें डाल देते हैं वो न डाला जा सके। यहाँ सब नाले करीब करीब खुले पड़े हैं, उसकी गंध भी लोगों को आती है और उसके अलावा जो है स्थानीय कूड़ा भी उसमें गिरता है, तो उसको जो है रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। और कूड़ा जलाने पर सख्ती की जाएगी। जो मकान इत्यादि बनाने के लिए मटेरियल इत्यादि लोग जमा करते हैं और खुला छोड़ देते हैं, उसे धूल धक्कड़ उड़ता है, उसको हम नियंत्रित करेंगे। और जो पार्क हैं, और सबसे दुर्दशा केजरीवाल जी की सरकार में पार्कों की हुई है, जहाँ वृद्धजन बैठते हैं, बच्चे जाते हैं, महिलाएं जाती हैं। इन्होंने उनकी बड़ी अनदेखी करने का काम किया है। एक आध दो जगह कोई हल्ला उल्ला मचाने के लिए जो है शो पीस के तौर पर या हमेशा कुछ कहते रहें, लेकिन यदि आप दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में जाइए तो उन क्षेत्रों के अंदर पार्कों की बड़ी दुर्दशा है। और कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम उन पार्कों की स्थिति को सुधारेंगे उनको। और यहाँ का जो ग्रीन टॉप है उसको, उसमें जो गिरावट आई है, हम सर्वप्रथम तो उसको रोकेंगे और उसके बाद ग्रीन टॉप बढ़ाएंगे। जो हमारे नए एरियाज हैं या जो जिनको हम जो बस्तियां हैं हमारी, उन बस्तियों में भी ग्रीन टॉप बढ़ाएंगे। और जहाँ इस समय हाउसिंग इत्यादि के काम हो रहे हैं तो वहाँ भी हम जो है ग्रीन टॉप वृक्षारोपण को अनिवार्य करेंगे और एक योजनाबद्ध तरीके से वृक्षारोपण किया जाएगा ताकि दिल्ली में ग्रीन टॉप बढ़ा करके जो है प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। और उसके अलावा हम प्रयास करेंगे कि हमारे अड़ोस पड़ोस में जो पराली जलाने इत्यादि का है, उसके लिए उसको भी, उसके खिलाफ भी एक जागरण अभियान चलाया जा सके, जागरूकता अभियान चलाया जा सके और उनकी वहाँ की सरकारों से संपर्क करके जो है उसे नियंत्रित किया जा सके। तो लोगों को स्वच्छ हवा मिले, लोगों को बेहतर पानी मिले, इस दिशा में दिल्ली में हमारी सरकार काम करेगी। हम दिल्ली वासियों से अनुरोध करना चाहते हैं, अपने मतदाताओं से, आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, कि इस दिशा में जो है हमें अवसर दें। और हमने जिस तरीके से शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में ग्रीन टॉप बढ़ाया, जिस तरीके से परिवहन सुविधा को सुधारा, सीएनजी इत्यादि इंट्रोड्यूस करके जो है जो गाड़ियों इत्यादि से पॉल्यूशन था उसको नियंत्रित करने का काम किया, जिस प्रकार से कांग्रेस की गवर्नमेंट ने चौराहों को, मैक्सिमम चौराहों को सिग्नल फ्री बना करके, ताकि जो गाड़ियों से प्रदूषण निकलता है, डिस्चार्ज है, उसको नियंत्रित किया जा सके। हम उन सारे दिशाओं में जिस पे शीला दीक्षित जी के समय में काम किया, उन दिशाओं में हमारी गवर्नमेंट दिल्ली में काम करेगी, दिल्ली कांग्रेस की गवर्नमेंट काम करेगी। तो हम लोगों को एक बेहतर जीवन देने में जो अच्छे पानी और अच्छी हवा का उपयोग है उसको भरपूर तरीके से करेंगे। हर जरूरत पूरी कांग्रेस दिल्ली में है जरूरी है। तो ये, बल्कि इसको देखने के बाद जो इनका दावा है कि हम सोर्स पर, मतलब जब हम कूड़ा कलेक्ट करते हैं तो वहीं उसको सेग्रीगेट कर देते हैं, गीले कूड़े को और दूसरे कूड़े को, जो है वो दावे की भी पोल खुल जाती है। मगर आंकड़े बता रहे हैं कि ऐसा ये नहीं कर रहे हैं और इसमें या थोड़ा हो भी रहा है तो ये आई वॉश के तरीके से है। मैं 2-3 विषयों पर और आपसे बात करना चाहता हूँ। एक, पूर्व सैनिकों को लेकर के मैं कांग्रेस पार्टी को दिल्ली की कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने जो अग्निपथ योजना है, जिसके तहत अग्निवीर के रूप में लोगों को भर्ती किया जाता है, उससे सर्वाधिक दुष्प्रभावित कोई एरिया है तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड है और कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्य। हमारे नौजवानों का जो सपना है कि हम
भारतीय सैनिक बनेंगे। अब वो इंडियन सोल्जर के बजाय, वो भारत के सैनिक के बजाय अग्निवीर हो गए। और हमारे ऊपर एक खतरा इससे मंडरा रहा है। हमारी जो रेजिमेंट की परंपरा है, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, ये जो रेजिमेंट परंपरा है वो हमारी सैनिक परंपरा, बहादुरी, हमारा जो इतिहास है उस सब की साक्षी है और उसके साथ जुड़ी हुई। और पहले हर नौजवान ये कल्पना करता था कि मैं भी अपने दादा की तरीके से, अपने पिता की तरीके से भारतीय सैनिक बनूंगा और जब रिटायर्ड होऊंगा तो मेरे उसमें भी उसी तरीके से तमगे लगे होंगे छाती पर, जिस तरीके से मेरे पिताजी के लगे रहते थे, मेरे दादाजी के लगे रहते। जिस तरीके से सेना से रिटायर्ड होने के बाद जब वो सेवानिवृत्त होते थे, चाहे वो रहने वाला हरियाणा का हो, मगर यदि वो कुमाऊं रेजिमेंट में है तो कहता था आई एम ए प्राउड कुमाऊं। उससे नेशनल इंटीग्रेशन भी बढ़ता था। यदि कोई व्यक्ति गढ़वाल रेजिमेंट में है और रहने वाला वो दक्षिण का है तो वो कहता था आई एम ए प्राउड गढ़वाली, क्योंकि वो रेजिमेंट का इतिहास उनके साथ, उनकी सैन्य परंपरा के साथ जुड़ता था। इन्होंने उस सारी सैन्य परंपरा को नष्ट कर दिया है ये अग्निपथ योजना ला करके। और जो हमारे लोग भारतीय सैनिक बनने का सपना देखते थे, अब वो 4 साल में सेवानिवृत्त होकर के आएंगे और इससे नौजवानों के सामने जीवन यापन का आदि का गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। आज तो हालत ये होगी हमारे इलाके में, तो यदि किसी का लड़का नौकरी लग गया होती थी पहले, तो उसके लिए लड़कियां लोग प्रपोज करते थे जिनकी बच्चियां शादी के लायक होती हैं। और आज जब पता लग जा रहा है कि वो लड़का अग्निवीर है तो कहीं से प्रपोजल भी आ रहा है तो वो कहता ना यार वो अग्निवीर है, वो तो 4 साल बाद तो वैसे ही रिटायर्ड होकर के आ जाएगा, तो क्या करेगी मेरी लड़की के। तो ये मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस को, क्योंकि यहाँ दिल्ली देश का दिल है और यहाँ से यदि आवाज़ ज़बरदस्त तरीके से उठेगी तो ये अग्निवीर योजना पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये एक्स सर्विसमैन के लिए जो कहा है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने, और एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों के लिए जो कहा है, इन दोनों के लिए इन्होंने कहा है कि हम इनके पूर्व सैनिक आयोग का गठन करेंगे जो एक्स सर्विसमैन और एक्स पैरा सर्विसमैन का कल्याण देखेगा। तो मैं इस पॉइंट को स्ट्रेस करना चाहता हूं। और उसके अलावा जो कहा गया है कि हम जो है इनको जॉब देने में भी मैं समझता हूं हमने, और ये भी कहा कि इनको जो अनुग्रह राशि है उसको भी बढ़ाएंगे और इनके परिवार के सदस्यों को भी हम नौकरी देंगे, उनको काम देने का काम करेंगे। दिल्ली कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम पूर्वांचल के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए और दूसरे ऐसे जो समूह आए हैं दूसरे देश के दूसरे हिस्सों से, उनके कल्याण के काम को प्राथमिकता देंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं उत्तराखंड से आता हूं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि वो उत्तराखंड संस्कृति संवर्धन एवं कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। और उत्तरायणी, यो तो सभी उसको पर्व के रूप में मनाते हैं, मगर उत्तराखंड का विशेष उससे लगाव है क्योंकि सारी देश की नदियों का जो हमारे सेंट्रल हिमालय की मैक्सिमम नदियां हैं, उसका उद्गम स्थल उत्तराखंड है। इसलिए उत्तरायणी वहाँ का एक बड़ा भारी पर्व है। तो उत्तरायणी के पर्व को जो है स्टेट की तरफ से दिल्ली गवर्नमेंट हमारी बनेगी तो गवर्नमेंट इसमें मदद करने का काम करेगी। दीदी शब्द पहाड़ी शब्द है और मैं पहाड़ी हूँ, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। और मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहता हूँ
उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है और अपने 5 संकल्पों में भी कहा है कि हम प्यारी दीदी योजना प्रारंभ करेंगे। ये प्यारी दीदी योजना, अभय जी, इस मोर, ये मेरे दिल के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि बहन है और बहनों के लिए है, और बहनों में भी जो है इसको आपने पहाड़ी बना दिया, दीदी बना दिया। तो इसलिए मैं दिल्ली प्रदेश को जो है, आपके अध्यक्ष जी को और जिन्होंने भी इसको सब संकलित किया है, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपने कहा है कि मेरी प्यारी दीदी के खाते में आप सरकार बनाने के बाद 2500 रुपया डालेंगे पर मंथ। ये कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने प्रारंभ किया है और उसको हमने और जगह भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं, और दिल्ली में भी हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। और हमने ये भी कहा है कि प्यारी दीदी की रसोई का भार, जिसको इन्होंने बहुत बढ़ा दिया है, बल्कि मोदी जी के मुझे 2014 का भाषण याद है, जब उन्होंने कहा था कि बहनों और भाइयों, जब आप वोट देने जाएं तो अपने चूल्हे में ज़रूर जाइएगा और वहाँ गैस के सिलेंडर को प्रणाम करिएगा। उस समय 431 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलता था, और अब धन्य है मोदी जी, आपके प्रयासों से वो गैस का सिलेंडर एक बार 1100 रुपये से भी ऊपर पहुँच गया था, अब भी शायद 850-900 रुपये के करीब है। तो अब तो यदि वोट डालने जाएँ तो मोदी जी को कहना चाहिए कि बहनों और भाइयों, तुम जो है पहले उसके सामने साष्टांग होइएगा, लेटिएगा सिलेंडर के सामने, जो है ये स्थिति कर दी है। लेकिन मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि हम 500 रुपये एक सिलेंडर देंगे, 500 रुपये में, और उसके साथ एक किट भी देंगे जिसमें चावल दाल आदि होंगे, ताकि रसोई का बर्डन, रसोई आज हर वर्ग के लिए एक प्रकार से भार, वो से डर हो गया। रसोई का खर्चा इतना बढ़ गया है, इन्होंने जीएसटी बढ़ा करके, दूसरे चीज़ें बढ़ा करके, हर चीज़ को जो गरीब के खाने की उपयोग की चीज़ें हैं उनको बहुत महंगा कर दिया है। तो उसमें इनका, हमारे जो दिल्ली कांग्रेस का प्रॉमिस है, वादा है, वो लोगों के रसोई के भार को बांटेगा। उससे मेरी बहनों को बड़ी राहत मिलेगी, और हम जो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के और गरीब वर्ग के लोग हैं, हम लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। और इससे मैं उसके लिए बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज में यदि किसी को ऐसी बीमारी लग जा रही है जो बीमारी बहुत खर्चीली है, जिसका इलाज, तो आदमी के लिए उसको झेलना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। जो ये 25 लाख रुपए का मेडिकल कवर देने की बात कही है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने, मैं उसके लिए भी उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा है कि हमने कहा है कि हम वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडरों, हमारे जो भाई बूना हैं, द्वार्फ जिनको कहते हैं हम, उनके लिए, जो परित्यक्ता महिलाएं हैं, एक तो डाइवोर्सीज हैं, एक जो है यूँ ही लोग छोड़ देते हैं और परिवार फिर फोर्स नहीं करते, लेकिन मायके के ऊपर भी वो भार हो जाती हैं और उधर ससुराल वाले उनको लेकर के जाते नहीं हैं। हम ऐसी बहनों को भी पेंशन योजना के तहत लाएंगे। जो हमारी बहनें एकल बहनें हैं, कई बहनें जो शादी नहीं करती हैं, अपने परिवार के पालने में लगी रहती हैं मायके के, जब भाई इत्यादि पड़ जाते हैं तो अपना अपना परिवार अलग बसा देते हैं और वो महिला अकेली रह जाती है। तो हमारी दिल्ली की कांग्रेस सरकार बनेगी तो उस महिला का विशेष ध्यान रखेंगे। और शीला दीक्षित जी के नाम पर हम अशक्त महिलाओं के लिए एक शीला दीक्षित सशक्तिकरण महिला कल्याण योजना प्रारंभ करेंगे। और वो योजना जो शीला जी ने लाडली बहन योजना चलाई थी, उसके समकक्ष होगी, उसी के आसपास होगी। जो है हम सरकार में आएंगे तो गरीब बस्तियों में के इलाकों में हम इंदिरा कैंटीन खोलें, इंदिरा भोजनालय खोलें। हमने उत्तराखंड में संचालित किए, उनमें से कुछ आज भी संचालित हो रहे हैं और इनका संचालन विशुद्ध रूप से हम महिलाओं को देंगे, स्वयं सहायता समूह को देंगे, उनको देंगे।
और जो आंगनबाड़ी और आशाएं हैं, हम उनके मानदेय में ड्रास्टिकल इंक्रीज करेंगे और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस इन दोनों को, आशाओं को, आंगनबाड़ियों को और भोजन माताओं को सर्वोच्च मानदेय देने वाला राज्य होगा, ये हमारा वादा है। तो ये बात मुझे कहनी थी, तो मैं बहुत अभय जी को, उनके साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ ऐसे विषयों पर मुझे बात करने का आप सबसे सौभाग्य दिया जो विषय जो है मेरे दिल के नज़दीक हैं, जिन पर मैंने आप सबसे अपने विचारों को आपके सामने रखा। थैंक यू वेरी मच। पत्रकार साथियों, आपके कोई सवाल हो? ये अपने दोषों को मिटाने के लिए एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, जबकि ये दोनों, केंद्र सरकार हुई और केजरीवाल सरकार हुई, दोनों दिल्ली के लोगों के भी अपराधी हैं और यमुना जी के भी अपराधी, दोनों अपराधी। और इन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से आखिर 85-100 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी यमुना का पानी आज छूने लायक नहीं रह गया है, तो इसके लिए किसको दोष दिया जाना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया। एक गवर्नमेंट ने 2013 में कुछ निर्णय लिए, जो निर्णय लिए उन निर्णयों को आगे बढ़ाने का काम जल संसाधन जल शक्ति मंत्रालय, अब कुछ कहते हैं, उसका नामकरण बदल दिया उन्होंने, जल संसाधन के बजाय जल शक्ति कर दिया। तो जल शक्ति मंत्रालय का था, उन्होंने आगे क्यों नहीं बढ़ाया? और यदि और पैसे की जरूरत थी उस काम के लिए, क्योंकि वो बहुत खर्चीला काम था, तो वो पैसा केंद्र सरकार को देना चाहिए था। तो केंद्र सरकार भी दोषी है और उसके साथ राज्य सरकार ने उस दिशा में कुछ सोचा ही नहीं, उनका दोष भी है। और मैंने 2 बिंदु कहे, एक तो सोर्स पर जो है आप कूड़े का जो वो है कि जो गीला कूड़ा कौन है और सॉलिड कूड़ा कौन है, उसको अलग अलग नहीं करते हैं। और जितना कूड़ा निकलता है उसका 33% हिस्सा ऐसा है जो किसी तरीके से ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं जा रहा है। तो आपने सीवेज सुविधाएं भी नहीं बढ़ाई और आपने ट्रीटमेंट सुविधाएं भी नहीं बढ़ाई, उसी का परिणाम है कि दिल्ली में सब कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो आपने जो सवाल किया कि ये दोनों, देखिए, ये एक दूसरे के ऊपर जोर जोर से कुछ बातें कह करके लोगों का ध्यान हटाने का काम कर रहे हैं अपनी फेलियर्स की तरफ से, और ये दर्शाने का काम कर रहे हैं जैसे ये विक्टिम हों, जबकि ये दोनों अपराधी हैं। केंद्र सरकार भी अपराधी है और राज्य सरकार भी अपराधी है। और हमें यदि अवसर मिलेगा तो हम यमुना जी के लिए जो है एक मैंने कार्य योजना पूरी आपके सामने रखी। हम तो उत्तराखंड से यमुना का शुद्ध पानी दे रहे हैं, लेकिन ये आचमन ऐसे ले करके आप दोष मुक्त नहीं हो जा रहे हैं। ये तो फैक्ट है कि अमोनिया की मात्रा बढ़ी है और हरियाणा से बढ़ी है, ये फैक्ट है। लेकिन दिल्ली का भी उसमें अपना दोष है, कोई ऐसा थोड़ी है कि सारी मात्रा वहीं से बढ़ी है। तो ये दोनों गवर्नमेंट जो है नेग्लिजेंट रही है। तो केवल ऐसे पानी ले करके और मुंह के नज़दीक ले जा करके फिर उसको नीचे फेंक करके आप ये नहीं कह सकते नहीं हमने तो शुद्ध पानी दे दिया करके। तो ये नाटक है, ये सैनी साहब का भी नाटक है और केजरीवाल भी जो है ढोंग कर रहे हैं, अपनी गलती को छिपाने का पाखंड कर रहे हैं।
थैंक यू।